जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल द कोचिंग गुरु में। मैं राजीव शर्मा आप लोगों के बीच में प्रतिदिन की तरह वीडियो से संबंधित प्रैक्टिस सेट को लेकर आया हूं। मैं आप लोगों को 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जो जीएस से संबंधित होंगे एवं आप लोगों को यह आकलन करना है कि कैसे आप 40 प्लस सही प्रश्न करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को 30 दिन में 30 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से 1500 प्रश्नों को मैं हल कराऊंगा। हमारे साथ में जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में और वीडियो री एग्जाम के प्रैक्टिस सेट को हल करते रहिएगा। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। हम 50 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। अगले 30 दिन आपको हमारे साथ में जुड़े रहना है और प्रतिदिन आपको 6 बजे वीडियो का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो री एग्जाम 26 और 27 जून को होना प्रस्तावित है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी इस क्लास को। आज के प्रैक्टिस सेट में हम 50 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल के साथ में। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर वो 2 है और इसका पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा सभी और बिल्कुल सोच समझ के सही प्रकार से उत्तर देना है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? आप लोगों को बताना है कि उसकी जो जीत का मुख्य कारण था वो इनमें से कौन सा है? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगमा पद्धति अर्थात जिसको तुलगमा प्रथा भी कहा जाता है, या अफगानों की आपसी फूट। देखिए, बाबर की यदि हम बात करें तो बाबर भारत में आया और उसने लगभग 21 अप्रैल 1526 में एक जगह पड़ती है पानीपत का प्रथम युद्ध किया। इस पानीपत के प्रथम युद्ध में उसके साथ लड़ाई में नंबर 1 पर जो बाबर स्वयं था और दूसरे नंबर पर लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी को रणभूमि में ही मार दिया गया और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु बिल्कुल रणभूमि में ऑन द स्पॉट हो गई। ऐसे में बाबर ने इस पद्धति अर्थात इस युद्ध में, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है, इस युद्ध में जो महत्वपूर्ण पद्धति को अपनाया उस पद्धति को कहा जाता है, उस पद्धति का नाम था तुलगमा पद्धति। तुलगमा पद्धति। इस तुलगमा पद्धति में क्या होता था? सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियों को, जो सैनिकों की टुकड़ियां थी, सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियां थी, सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियां, इन टुकड़ियों को चारों तरफ से यानी कि दुश्मन के चारों तरफ से भेजा जाता था ताकि दुश्मन को यह भी पता ना चले कि किधर से बटालियन आ रही है, सैनिकों की टुकड़ी आ रही है, और दुश्मन अपने आप को घिरा हुआ महसूस करता था। ऐसे में दुश्मन डर जाता था और इसी पद्धति को तुलगमा पद्धति कहा जाता था। और ध्यान रहेगा, इसी युद्ध में बाबर ने सबसे पहले तोप का इस्तेमाल किया। भारत में तोप प्लस बारूद का इस्तेमाल भारत में सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा ही किया गया था। अगर इसके प्रमुख तोपची की बात करें तो इसके प्रमुख तोपची थे उस्ताद ईशा और प्लस मुस्तफा। इसके प्रमुख तोपची थे बाबर के। तो बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जो बाबर प्लस बराबर इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। और इसमें जो पद्धति को अपनाया गया वो तुगलुमा पद्धति को अपनाया गया, जिसमें सैनिकों की छोटी छोटी टुकड़ियों को चारों तरफ से दुश्मन के घेर लिया जाता था दुश्मन को। और ऐसे में तोप प्लस बारूद का इस्तेमाल इसने पहली बार इसी युद्ध में किया और इसके प्रमुख तोपची मुस्तफा और ईशा थे। ऐसे में इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही उत्तर है, अर्थात तुगलुमा पद्धति के द्वारा इसने इस युद्ध को जीत लिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पढ़ लीजिए। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अब हम लोग बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा राजा था।
यदि हम इसके शासन की बात करें तो इसका शासन जो शुरू होता है वो 1296 से 1316 तक चलता है। ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी कुछ नई पद्धति को लागू करता है, और जो नई पद्धति होती है वो इस प्रकार से होती है, जैसे सेना में हुलिया प्रथा, सेना का हुलिया बदलता है, घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू करता है, घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू करता है। और ऐसे में इसी को ध्यान में रख के अगर आगे बात की जाए तो दागने की प्रथा घोड़ों को, और फिर उसके बाद सेना को नगद वेतन देता है, तो सेना को नगद वेतन भी देता है। अब ये जब सारी चीजें की जाएंगी, सबसे पहले नगद वेतन की बात कर लेते हैं। अगर सेना को नगद वेतन दिया जाएगा तो नगद वेतन देने के लिए व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि इनकम के स्रोत भी अच्छे रहें, क्योंकि बहुत बड़े लेवल की सेना होती है। सेना को अगर वेतन दिया जाएगा तो उसके लिए बहुत भारी भरकम खर्च होगा, एक बजट बनाना पड़ेगा। ऐसे में उस बजट को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे अलग अलग विभाग बनाने पड़ेंगे, कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। और उस समय क्योंकि इनकम का और कोई साधन नहीं था, इसलिए भूमि पर कर लगाकर या अलग अलग प्रकार के करों के माध्यम से ही इनकम को अर्जित किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन की बात कही। ऐसे में सेना बहुत बड़ी थी, कैसे पता चले कि कौन सा सिपाही हमारा है और कौन सा किसी दूसरे का है। ऐसे में उसने सेना का हुलिया बदल दिया, अर्थात उनका एक ड्रेस कोड लागू कर दिया। आप हम सभी जानते हैं, आज वर्तमान में यदि पुलिस को पहचाना जाए तो देखने मात्र से पता चल जाता है कि ये पुलिस वाला है। क्यों? क्योंकि उसका अपना एक यूनिफॉर्म होता है, एक ड्रेस कोड होता है, जिससे उसकी विशिष्ट पहचान होती है। उसी आधार पर सेना का हुलिया अर्थात सेना के पास में वर्दी का इंतजाम किया, जिससे ये पता चल गया कि ये व्यक्ति, यह सैनिक अलाउद्दीन खिलजी की सेना का है। ऐसे में जब सेना का पता चला तो सेना के सिपाही जो घोड़े रखते थे, आखिर उन घोड़ों को भी खर्च दिया जाता था। उन्हें घोड़ों के लिए पैसे, उनके मेंटेनेंस के लिए पैसे, अर्थात उनके खाने पीने के लिए पैसे दिए जाते थे। आखिर कैसे पता चले कि ये घोड़ा सेना का है? तो इन सब चीजों को व्यवस्थित करने के लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। जब घोड़ों को दाग दिया गया, एक निशान दे दिया गया, तो उससे पता चल गया कि ये सेना का घोड़ा है, ताकि कभी भी सिपाही उसे बेच ना सके या फिर किसी भी प्रकार से उसकी अदला बदली न कर सके। लेकिन इन सभी चीजों को लागू करने के लिए बहुत ज्यादा खर्च की जरूरत पड़ी, और उसी के लिए उसने नई पद्धति के अंदर क्या, चरगाहा कर चरगाहा कर लगा दिया। चरगाहा कर के बाद में उसने जो है बाजार कर लगा दिया, बाजार कर। और उसने जो है जमीन को मापने के लिए यानी कि जमीन को नापने के लिए एक नई व्यवस्था लागू की, जिसे बिस्वा व्यवस्था कहा, बिस्वा। ऐसे में इन सभी व्यवस्थाओं से अर्जित धन से सेना को नगद वेतन दिया गया, और सेना का हुलिया, ये सभी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, अलाउद्दीन के बारे में हमने पढ़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? आप लोगों को बताना है कि किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। देखिए, बाल गंगाधर तिलक का हम सभी जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग में पूरा पूरा योगदान था। एनी बेसेंट, अखिल भारतीय स्तर पर एनी बेसेंट का पूरा होम रूल लीग में विशिष्ट योगदान था। लगभग 27,000 व्यक्तियों का समूह था जो एनी बेसेंट के साथ में जुड़ा हुआ था। एम सुब्रमण्यम अय्यर या टी ए अल्कॉट, तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोगों को बताना है। लेकिन उससे पहले ध्यान रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं होम रूल लीग, होम रूल लीग, तो पूरा डिस्कस करेंगे, सभी चीजों को पढ़ेंगे। होम रूल लीग की स्थापना दो जगह पर हुई। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पुणे, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और उसी के बाद अगर हम दूसरी बात करें, मद्रास, जो वर्तमान के तमिलनाडु में पड़ता है, तो वर्तमान तमिलनाडु में पड़ता है। ऐसे में पुणे के अंदर 28 अप्रैल को जो स्थापना की गई होम रूल लीग की, वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 होम रूल लीग की स्थापना करने में बाल गंगाधर तिलक का महत्वपूर्ण योगदान है। 6 वर्ष की जेल काटने के बाद में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान छुटकर आए और लखनऊ में, अर्थात इन्होंने महाराष्ट्र में पुणे में
होम रूल लीग की स्थापना की, बाल गंगाधर तिलक की। लेकिन ध्यान रहे, अब हम मद्रास में बात करते हैं, तो मद्रास में सितंबर के आसपास 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करने वाली महिला का नाम था एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट की अगर हम बात करें तो एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी, और इन्होंने इसका मुख्यालय मद्रास वाली अपनी होम रूल लीग का मुख्यालय जो बनाया, हेडक्वार्टर, उस हेडक्वार्टर को कहां बनाया? आरडीआर में, आरडीआर। और इसका जो सचिव बनाया, यहां पर सचिव जो बनाया था, वो सचिव बनाया था अलकार्ट को, अलकार्ट। ऐसे में तो अलकार्ट भी होम रूल लीग से संबंधित है, एनी बेसेंट भी होम रूल लीग से संबंधित है, बाल गंगाधर तिलक भी होम रूल लीग से संबंधित है। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, क्योंकि ये होम रूल लीग से संबंधित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है कि एम सुब्रमण्यम अय्यर होम रूल लीग के सदस्य नहीं थे। होम रूल लीग का मतलब था, मद्रास के अंदर एनी बेसेंट का एक ही उद्देश्य था कि जिस प्रकार से ब्रिटेन के अंदर गोरे लोगों को, अंग्रेजों को पूरे अधिकार हैं, उसी प्रकार से भारतीयों को भी उनके अधिकार मिलने चाहिए। और ये अखिल भारतीय स्तर पर एनी बेसेंट ने इसको बनाया और इसको बहुत बड़े स्तर पर आगे लेकर गई। आगे चल के पंडित जवाहरलाल नेहरू व अन्य महान व्यक्ति भी इसके अंदर शामिल हुए, और फिर उन्होंने होम रूल लीग में एनी बेसेंट का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एनी बेसेंट 1914 में भारत की राजनीति में इन्होंने पहला कदम रखा, और 1914 में आने के बाद राजनीति में आगे बढ़ती चली गई। अब हम लोग बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 4 की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो कांग्रेस की यदि प्रथम महिला अध्यक्ष की हम बात करें, तो कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, तो कांग्रेस की 2 महिला अध्यक्ष के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है प्रथम महिला, जो आपके सामने है प्रश्न, और दूसरा पूछा जाता है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो पहला तो प्रथम महिला अध्यक्ष और दूसरा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो 1916 के अंदर लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ था, और उसमें एनी बेसेंट बनी थी क्या? प्रथम महिला अध्यक्ष। आयरलैंड की रहने वाली थी। अभी पिछली वाले प्रश्न में ये पूरा डिस्कस किया था हमने, आयरलैंड। ऐसे में प्रथम भारतीय अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो सरोजिनी नायडू बनी थी। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार भारत की प्रथम महिला के तौर पर कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी। लेकिन प्रश्न पूछा गया है प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, इसमें भारतीय का कोई जिक्र नहीं आया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी से तात्पर्य है एनी बेसेंट इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 5। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? फिरोज शाह तुगलक इसका पूरा नाम है, तुगलक वंश का शासक है, और तुगलक वंश के अंदर तीसरे नंबर का शासक है। ऐसे में यदि हम तुगलक वंश की बात करें, तो तुगलक वंश के अंदर सबसे पहले यदि इसके संस्थापक की हम बात करें, तो गयासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक वंश का संस्थापक है। दूसरे नंबर के यदि हम राजा की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक, और यदि हम तीसरे राजा की बात करें तो इसका तीसरा शासक था फिरोज शाह तुगलक ने कई तरह की व्यवस्थाएं अपनाई। सबसे पहले इसका एक विभाग था, जो सबसे बड़ा विभाग था, जिसे कहा जाता था दीवान ए बंदगान, जो किससे संबंधित था? जो गुलामों का विभाग। ऐसे में इसी ने बनाया था दारुल सफा, और दारुल सफा जो था वो एक चिकित्सालय था,
जिसमें एक खैराती अस्पताल के आधार पर उसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा, अर्थात दारुल सफा जो था एक खैराती अस्पताल था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार बना लीजिएगा और अपने आप में अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले पढ़िएगा पूरे प्रश्न को सही प्रकार से और फिर इसका उत्तर दीजिए। चलिए बात करते हैं हम इसके उत्तर की। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अगर हम बात करें 356 की, तो 356 के अंतर्गत होता है राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जाता है जब राज्य के अंदर राज्य का संवैधानिक संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है। संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है और जब राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति को यह पावर है कि वह 356 लगाकर राष्ट्रपति शासन को मेंटेन कर सकता है। अभी तक वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और सभी में राष्ट्रपति शासन को लगाया गया है, मात्र 2 राज्यों को छोड़कर, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ को छोड़कर। ऐसे में सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। अब हम 352 की बात करते हैं। इसके अंदर आपातकाल है। आपातकाल का मतलब होता है इमरजेंसी, जिसको लगाने का पूरा पावर जो होता है वो केवल राष्ट्रपति के पास होता है। और ये भी ध्यान रहे कि राष्ट्रपति आपातकाल को 352 के अंतर्गत लगाता है। अब तक के इतिहास में आपातकाल मात्र 3 बार लगा है और ये 3 बार सबसे पहले अगर बात करें तो 1965 के अंदर लगा है, 1962 में लगा है, उसके बाद 1971 में लगा है, 1962, 1971 और 1975। 1975 3 बार अब तक आपातकाल राष्ट्रपतियों के द्वारा लगाया गया है अलग अलग समय पर। यदि हम पहले की बात करें 1962 में, तो उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यदि हम 1971 की बात करें तो उस समय भारत के राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। और यदि हम 1975 की बात करें तो उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन थे। फखरुद्दीन के शासनकाल में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाए गए हैं। ऐसे में आर्टिकल 360 के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसी के अंतर्गत आता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल अब तक के इतिहास में एक भी बार भारत में नहीं लगा है। इसको लगाने का अधिकार भी केवल राष्ट्रपति के पास होता है। अब हमारा बचा आर्टिकल नंबर 355। तो ध्यान रहे, आर्टिकल नंबर 355 राष्ट्रपति तभी लगाता है जब किसी राज्य के अंदर या तो बाह्य आक्रमण हो जाए या आंतरिक अशांति उत्पन्न हो जाए, अर्थात संवैधानिक तंत्र फेल नहीं हुआ है, केवल आक्रमण के कारण आंतरिक अशांति फेल हो गई है, अशांति हो गई है, जिसके कारण राष्ट्रपति ने उस राज्य के अंदर आर्टिकल 355 को लगा दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही होगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बात लिखकर बताएंगे और ये बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वाला वर्तमान में अभी हाल ही 2023 में, मई 2023 में भारत का कौन सा राज्य है जिसके अंदर राष्ट्रपति ने 355 पहली बार इतिहास में, अब तक के इतिहास में पहली बार आर्टिकल 355 को लगाया है? आप लोगों को उत्तर देना है, लिखकर बताना है और इसी से पता चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है और करंट अफेयर्स में आप कितने एक्टिव हैं। पहली बार अब तक के इतिहास में राष्ट्रपति ने आर्टिकल 355 को अभी हाल ही में मई 2023 में एक राज्य में आंतरिक अशांति खराब होने पर लागू किया है। आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, निर्वाचन मंडल को, निर्वाचन आयोग को या संसद को? देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात चल रही है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, सबसे पहले तो जान लीजिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष के अंदर जनता सीधे वोट नहीं करती है, जनता वोट नहीं करती है, जनता वोट नहीं करती है। तो फिर अप्रत्यक्ष के अंदर वोट कौन करता है? तो अप्रत्यक्ष के अंदर जनता के द्वारा चुना जाने वाला सदस्य वोट करता है।
अर्थात जनता ने जिस सदस्य को चुना है, और जनता किस सदस्य को चुनती है, जनता के द्वारा दो सदस्य चुने जाते हैं, लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर चुना जाने वाला सदस्य एमपी कहलाता है और विधानसभा के अंदर चुने जाने वाला सदस्य एमएलए कहलाता है। ऐसे में एमपी और एमएलए जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसीलिए ये दोनों जनता की तरफ से राष्ट्रपति को वोट करते हैं। इसलिए जनता सीधे वोट नहीं करती है, जनता के द्वारा चुना गया सदस्य राष्ट्रपति को वोट करता है, और ऐसी व्यवस्था अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाती है। लेकिन जब भी कभी राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे विवाद को केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत ही रखा जाता है, और इसके लिए एक सेपरेट आर्टिकल है संविधान में, और उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 71। 71 के अंतर्गत यह कहा गया है कि अगर कभी भी कोई विवाद होता है जो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, तो ऐसे विवाद को केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा आर्टिकल 71 के अंतर्गत, और सुप्रीम कोर्ट ही उसके विषय में बात करेगा और किसी को पावर नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की? आप लोगों को बताना है, बहुत अच्छा प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अर्थात HRA, इसका पूरा नाम है HRA, की स्थापना कब हुई थी और इसकी पहली बैठक कब हुई थी, ये भी आप लोगों को बताना है। तुरंत बताइए। तो ध्यान से सुनिए, HRA की स्थापना 1924 में हुई थी, और इसकी जो बैठक हुई थी वो कानपुर में संपन्न हुई थी, कानपुर में। अगर हम बात करें तो इसे शुरू करने वाले राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश दत्त और सचिंद्र नाथ साल्यान, इस तरह के व्यक्ति थे जिन्होंने इसे बनाया, और इसका एक ही उद्देश्य था कि भारत को किसी भी प्रकार से स्वतंत्र करना है, अंग्रेजों के चंगुल से छुटाना है और भारत को आजाद करना है। HRA का केवल एक ही उद्देश्य था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का, कि किसी भी प्रकार से भारत को आजाद करना है, और इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। इसका नंबर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी किस प्रकार की है? आप लोगों को बतानी है कि भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। जल्दी से तुरंत उत्तर दीजिएगा इसका कि किस प्रकार की बेरोजगारी भारत में पाई जाती है। तो ध्यान से सुनिएगा, बेरोजगारी की बात चल रही है। बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है भैया, आप सभी को पता है, रोजगार मांग रहे हैं और रोजगार मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में बेरोजगारी तो बहुत प्रकार की है, लेकिन भारत में कैसी है उसको भी पता लगा लिया जाए। आखिर भारत में कैसी है बेरोजगारी? दो प्रकार की होती है। नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो ऐच्छिक बेरोजगारी, और नंबर 2 पर यदि हम बात करें तो अनैच्छिक बेरोजगारी। अब ये होता क्या है इसको भी जान लेते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी कई प्रकार की होती है। अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर संरचनात्मक बेरोजगारी, नंबर 2 पर अल्प बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, और इसी में बात करें तो शहरी बेरोजगारी। इसी तरीके से कई सारी बेरोजगारी होती है। तो ऐसी में ही बात करें, प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, तो इसमें भारत के अंदर जो पाई जाती है वो संरचनात्मक पाई जाती है, जो एक लंबे समय तक स्थायी रहने वाली व्यवस्था है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर इनमें से कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, अनैच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है और संरचनात्मक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। संरचनात्मक बेरोजगारी होती है जो लंबे समय तक स्थायी रूप से चलती रहती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, हरित क्रांति में प्रयुक्त
मुख्य पादप फसल कौन सा था? जैपोनिका चावल, भारतीय चावल, एमर गेहूं या मैक्सिकन गेहूं? तो देखिए हरित क्रांति की बात चल रही है। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, इसको भारत में 1966 प्लस 67 में शुरू किया गया था। अर्थात इस पे सबसे ज्यादा रबी की फसल पर जोर दिया गया था। ऐसे में अगर हम बात करें तो इसका जो जनक कहा जाता है हरित क्रांति का, वो एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। स्वामीनाथन। और एमएस स्वामीनाथन की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1925 में राज्य तमिलनाडु के अंदर हुआ था। राज्य तमिलनाडु के। ये मैक्सिको की एक कंपनी थी रॉकफेलर, उसमें काम करते थे और इन्होंने मैक्सिकन गेहूं से ही भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की। अगर इन्हें हम बात करें कि इन्हें बड़े स्तर पर इसके लिए सम्मान भी मिले, अगर हम सम्मान की बात करें तो इनको इसी के लिए पद्म भूषण, पद्म विभूषण एवं पद्म श्री से सम्मानित किया गया। एमएस स्वामीनाथन को ही कहा जाता है जनक ऑफ हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति का जनक। 66 से 67 तक ये चलाई गई थी, शुरुआत की थी, लेकिन उस समय जब प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आ गई थी। अगर हम बात करें कि इसके अंदर मैक्सिकन गेहूं को बोया गया और बड़े स्तर पर गेहूं की फसल हुई। अगर प्रमुख राज्यों की हम बात करें तो प्रमुख राज्य सबसे पहले इसके अंदर था पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, और हरियाणा के बाद अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये प्रमुख राज्य थे जो हरित क्रांति के अंतर्गत आते हैं। मैक्सिकन गेहूं को बोया गया था और बड़े स्तर पर फसल भारत के अंदर उगाई गई थी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? परमाणु ईंधन की बात चल रही है, अर्थात परमाणु ईंधन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजों को शामिल किया गया है? तो ध्यान रखेंगे इसके अंदर थोरियम भी होता है और थोरियम से ही यूरेनियम बनाया जाता है। थोरियम चेंज टू यूरेनियम, थोरियम से यूरेनियम बनाया जाता है। प्लूटोनियम भी इसी के अंदर होता है, लेकिन ध्यान रहे इसमें मंदक के रूप में जो काम करता है, मंदक के रूप में जो काम करता है परमाणु में, वो कैडमियम करता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन बिल्कुल ए सही होगा, इसमें नहीं आता है कैडमियम। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। पत्तियों को हरा दिखते हैं, अर्थात पत्तियां क्यों हरा दिखते हैं? इसका आपको कारण बताना है। सारे वर्णों को प्रतिबिंब करना, हरे वर्ण का प्रतिबिंब एवं बचे वर्णों का अवशोषण करना, पत्तों पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता है, केवल हरे पर्ण का अवशोषण करना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में हरे जो वर्ण होते हैं अर्थात उनका प्रतिबिंब होता है जिससे वह हरा दिखता है, और बाकी बचे हुए वर्णों का वह अवशोषण कर लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। पत्तियां जो हरी दिखती हैं उसका कारण है वर्णों का बाकी का अवशोषण करना एवं हरे प्रतिबिंब का दिखना। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रमन इफेक्ट के प्रयोग से आप क्या समझते हैं? रमन, देखिए सीवी रमन का नाम तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा, सीवी रमन। तो सीवी रमन एक महान वैज्ञानिक थे हमारे देश के, एक वैज्ञानिक के तौर पर इन्हें जाना जाता है। इन्हें सबसे पहले अगर हम बात करें 1954 में भारत रत्न भी दिया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ऐसे में हम बात करें तो सीवी रमन ने धूप से बचने के लिए आंखों को, जो धूप में हानिकारक किरणें होती हैं जिनसे आंखें सुरक्षित रहे, ऐसे में उन्होंने धूप के चश्मे का निर्माण किया था। इसी को कहते हैं रमन इफेक्ट। ठीक है, ये भौतिकी के अंतर्गत इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1930 में, और इन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीरीज के साथ में बने रहिएगा, किसी प्रकार का कोई आलस्य नहीं होना चाहिए। अब पढ़ने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। 30 दिन मात्र बचे हुए हैं, प्रैक्टिस सेट को लगाइए और नई चीजों के बारे में जागरूकता को बढ़ाइए। नेक्स्ट बात करते हैं, खाने का जो नमक होता है NaCl किससे बनता है? तो ये नमक जो होता है ये हमारे भोजन का अभिन्न अंग होता है, अभिन्न अंग। अर्थात अभिन्न अंग से मतलब होता है कि इसको चाहकर भी आप लोग नहीं भुला सकते।
आप किसी ना किसी माध्यम से नमक का प्रयोग जरूर करेंगे। तो नमक बहुत जरूरी होता है खाने के लिए, स्वाद के लिए। और ये क्या होता है तो ध्यान रखेंगे, कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार बिल्कुल नहीं। कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार ऐसा भी नहीं है, कमजोर अम्ल नहीं होता है। कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, तो ये बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से मिलकर बनता है नमक, NaCl। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है, आपको बताना। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है, इसका उत्तर दीजिए तुरंत एकदम। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड और सल्फेट, इनके कारण जल में कठोरता पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। और यदि हम जल की बात करें तो जल को सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, अर्थात कौन सा रंग है जिसका सर्वाधिक प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में। यदि हम सबसे ज्यादा प्रकाश की बात करें जिससे अवशोषित होता है तो वह लाल रंग है। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि रश्मियों के कारण पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग। और यदि सबसे कम की बात करें हम, तो सबसे कम जो होता है वो कौन से वाले रंग का होता है, तो वो होता है बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का सबसे कम होता है प्रकाश में, प्रकाश संश्लेषण में, और लाल रंग का सबसे अधिक होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बैसिलस यूरिनाजिएंसिस का उपयोग होता है जैविक खाद के रूप में। देखिए, ये बैसिलस यूरिजेंसिस जो है ये एक जेनेटिक कीटनाशक है। ऐसे में जब हम बात करते हैं जीएम बीज की, तो जीएम बीज जो होता है वो दो बीजों से मिलाकर बनाया जाता है, अर्थात दो बीज से मिलाकर एक बीज को जब बनाया जाता है तो उसको जीएम बीज कहा जाता है। और ये बनाया जाता है किसमें, ये बनाया जाता है अनुसंधान केंद्रों में, और इसको कहते हैं जेनेटिक्स मॉडिफाइड बीज। जेनेटिक्स मॉडिफाइड बीज, अर्थात आपने देखा होगा कि पहले किसी भी चीज की फसलों के जो बीज आते थे उनकी उत्पादन क्षमता कम होती थी, लेकिन ऐसे में दो बीजों को मिलाकर एक बीज बनाते हैं वैज्ञानिक, और ऐसे बीज को जीएम बीज कहा जाता है, जेनेटिक मॉडिफाइड बीज। अर्थात दो जेनेटिक बीजों को एक जगह मिला दिया जाता है, ऐसे में नए बीज का निर्माण किया जाता है। आप देखते रहते हैं हर साल धान की, गेहूं की, गन्ने के नई नई वेराइटियां, नए नए बीज का उत्पादन वैज्ञानिक करते हैं ताकि उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जा सके। ऐसे में उन बीजों को, जो नए बीज बनाए जाते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, उन्हें जीएम बीज कहा जाता है, जेनेटिक मॉडिफाइड बीज। ऐसे में उनके लिए जो एक कीटनाशक के तौर पर जाना जाता है तो यह जाना जाता है बैसिलस यूरिनजिएंसिस, जिसे रासायनिक कीटनाशक के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि। देखिए, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ रही है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल सही है। देखिए, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ रही है क्योंकि जो एक रेखा है गरीबी की, उस रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ रही है, इसीलिए बेरोजगारी समस्या बढ़ रही है। तो ये जो गरीबी है भैया, इस गरीबी को, इस ये जो रेखा है इससे नीचे गरीबी है और ये बढ़ रही है, तो इसीलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। आप ध्यान रखेंगे कि गरीबी, भारत में गरीबी के लिए कई प्रकार की समितियों का निर्माण किया गया और भारत में गरीबी को मापने के लिए कई प्रकार के मानकों का प्रयोग किया जाता है इकोनॉमी के अंदर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए वो भी कि गरीबी को मापने के लिए भारत सरकार वर्तमान में कौन सी समिति काम कर रही है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम में नीचा रखते हैं, वातावरण के तापक्रम में ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं या वातावरण के तापक्रम के बराबर बनाए रखते हैं। तो देखिए, ऐसे में जो गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं वो हमेशा अपने शरीर के तापक्रम को एक जैसा बनाए रखते हैं,
वो कभी भी उसको घटाते बढ़ाते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है गर्मी में अधिक गर्मी लगेगी और सर्दी में अधिक सर्दी लगेगी। तो ऐसे में वो इन दोनों को मेंटेन रखते हैं और इसीलिए वो हमेशा अपने शरीर को एक जैसा बनाए रखते हैं। ऐसे बहुत से जीव होते हैं जो हमेशा एक जैसा बनाए रखते हैं अपने शरीर के तापमान को। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च, SAZR इंस्टीट्यूट, SAZRE कहां पर यह इंस्टीट्यूट है? तो ध्यान रखेंगे यह इंस्टीट्यूट जोधपुर में है और जोधपुर कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। यह जोधपुर के में राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? तो देखिए अगर हम चाय की बात करें तो चाय में प्रथम स्थान जो है वो किसका है? चाय में प्रथम स्थान चीन का है, ठीक है। और अगर हम बात करें चाय में भारत के अंदर कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो भारत का अगर राज्य की हम बात करें तो भारत का राज्य असम है और असम के अंदर सर्वाधिक चाय पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत का राज्य बताइए जो चाय में प्रथम स्थान पर है, क्योंकि यह पूछा गया है दक्षिण भारत का राज्य प्रथम स्थान पर, तो आप लोगों को फिर दक्षिण भारत में आ जाना है। असम पूर्वोत्तर राज्य है और दक्षिण भारत के अंदर फिर आप लोगों को बताना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो चाय में प्रथम स्थान रखता है। सॉरी, ये आंध्र प्रदेश नहीं है, इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु तमिलनाडु प्रथम स्थान रखता है दक्षिण भारत में। और अब ध्यान रहे, हीन भी पाया जाता है चाय के अंदर, कैफीन भी पाया जाता है, टैनिन भी पाया जाता है, लेकिन मॉर्फिन नहीं पाया जाता है। मॉर्फिक एक दर्द निवारक औषधि है। ऐसे में अगर हम बात करें इस दर्द निवारक औषधि की तो यह दी जाती है कैंसरों के पीड़ित को। तो कैंसर पीड़ित को यह औषधि दी जाती है जिसे मॉर्फिन कहा जाता है। तो मॉर्फिन चाय के अंदर नहीं पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, लिंग सहलग्रता की खोज प्रथम बार किसने की थी? तो ध्यान रखें किसने की थी? मधुमक्खी अर्थात मक्खी के आधार पर की गई थी। और किसने की थी ये भी बताना है आपको। तो ये मॉर्गन ने की थी। मॉर्गन एक वैज्ञानिक है विदेशी जिन्होंने लिंग सहलग्रता की खोज की थी और मक्खी के द्वारा की थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मिर्च में रंग का विकास होता है, अर्थात जो मिर्च होती है उसमें जो रंग आता है वो किस प्रकार से आता है, कैसे बदलता है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो वो आप लोगों को बताना है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि गाजर में क्या पाया जाता है, तो आपको बताना है विटामिन पाया जाता है। आप लोगों को बताना है, सॉरी, गाजर के अंदर नहीं, गाजर के अंदर कैरोटीन पाया जाता है। चकुंदर के अंदर विटामिन पाया जाता है। चकुंदर के अंदर विटामिन पाया जाता है। और ऐसे में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि टमाटर के अंदर क्या पाया जाता है, तो लाइकोपिन पाया जाता है, लाइकोपिन। और अगर आपसे पूछा जाए कि मिर्च के अंदर, तो कैप्सेंथिन के कारण मिर्च का रंग अलग होता है। इसको भी आपको बता देना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर अगला पढ़ेंगे, पपीते में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन? आप लोगों को बताना है कि कौन सा विटामिन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। तो मेहनत करते रहिएगा, तुरंत बताइएगा क्या है इसका सही उत्तर। तो विटामिन ए जो है वो पाया जाता है पपीते में। और अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन की खोज पंख के द्वारा की गई थी। पंख ने की थी विटामिन की खोज। ऐसे में हम अगर बात करें तो विटामिन कौन कौन से हैं जो स्वतः ही शरीर में बनते हैं, स्वतः ही उत्पन्न होते हैं? आप लोगों को बताना है, स्वतः ही बच्चा जब जन्म लेता है तो उस बच्चे के शरीर में कौन कौन से विटामिन हैं जो अपने आप होते हैं। एक तो विटामिन होता है उसके शरीर में विटामिन डी और विटामिन के। ये दो विटामिन होते हैं जो अपने आप स्वतः ही शरीर के अंदर पैदा होते हैं। लेकिन पपीते में सर्वाधिक रूप से पाया जाता है क्या? विटामिन ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, नदी में जल प्रदूषण निर्धारण के लिए खुली हुई मात्रा मापी जाती है कि नदी के अंदर कितना जल प्रदूषित है। इस चीज का निर्धारण कैसे किया जाता है ये आपको बताना है। क्लोरीन के माध्यम से? बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा पानी है इसलिए क्लोरीन से साफ नहीं होगा और ना ही पता चलेगा। नाइट्रोजन से, ओजोन से,
या फिर ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की मात्रा को माप लिया जाएगा और जल की शुद्धता का पता चल जाएगा। तो जल की शुद्धता के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो जल की शुद्धता का पता चलता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कितना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? कंप्यूटर के अंदर जो एक इनपुट डिवाइस होती है, दो प्रकार की डिवाइस होती हैं। पहली होती है इनपुट और दूसरी होती है आउटपुट। इनपुट से मतलब होते हैं जब हम इसको कोई कमांड देते हैं तो उस कमांड को कंप्यूटर में ले जाने का काम इनपुट डिवाइस करती हैं और फिर उसको बाहर जो लाने का काम करती हैं, दिखाने का, वो आउटपुट डिवाइस होती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम स्क्रीन की बात करें कंप्यूटर की, तो ये जो हमारी स्क्रीन इस समय चल रही है, इसके अंदर आप लोगों को जो दिखाया जा रहा है वो एक आउटपुट डिवाइस है और इस कलम से मैं इसके अंदर जो लिख रहा हूं ये एक इनपुट डिवाइस है जो इसके अंदर डेटा को डाल रही है और ये फिर उसे दिखा रहा है। तो ये स्क्रीन जो है वो आउटपुट डिवाइस है और ये पेन जो है वो इनपुट डिवाइस है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला जो उपकरण है वो कौन सा है? आप सभी जानते हैं, वो कीबोर्ड है। कीबोर्ड से ही सारा काम होता है, जितना भी टाइपिंग हो गया, जितना भी नाम लिखना, डेटा कंटेंट करना, सब कुछ काम में कीबोर्ड का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर के तौर पर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कंप्यूटर। इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या होती है इनपुट और आउटपुट डिवाइस। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंग अनुपात सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़ में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर अन्य किस राज्य में है? तो हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर 969 रेशो के आधार पर सर्वाधिक लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के आधार पर। यदि भारत में जनगणना आप लोगों से पूछी जाए कि भारत में जनगणना बता दीजिए कि जनगणना कब हुई थी, तो आप लोगों को बताना है सबसे पहले भारत में जनगणना हुई थी 1972 के अंदर और उस समय पर यहाँ पर शासक था लॉर्ड मियो। लॉर्ड मियो गवर्नर था और लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार व्यवस्थित रूप से जनगणना कब हुई थी, तो आपको बताना है 1981 और उस समय यहाँ पर कौन था? लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही 1981 से लगातार जनगणना हो रही है और प्रत्येक 10 साल में एक बार जनगणना होती है। जो हमारी जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी और आपको बताना है कि 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी है, लेकिन कोविड के कारण डिले हो गई है थोड़ी सी, लेकिन हो रही है। ऐसे में हम बात कर रहे हैं कि जो 2011 में जनगणना हुई थी ये कौन से नंबर की थी, आप लोगों को बताना है मुझे लिखकर के कौन से नंबर की थी। चिपको आंदोलन की बात चल रही है। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 में हुआ था और 1973 में कहा हुआ था? उत्तराखंड का एक जिला पड़ता है और उस जिले का नाम है चमोली और चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, चमोली जिले में हुआ था। ऐसे में इसमें बढ़ चढ़कर जो भाग लिया था वो महिलाओं ने लिया था और बड़े स्तर पर महिलाओं ने इसमें भाग लिया और जो पेड़ थे उन पेड़ों की जो है एक तरीके से पेड़ों को चारों तरफ से पकड़कर महिलाएं खड़ी हो गई थी और इनका जो पेड़ का तना है उससे चिपक गई थी, इसीलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन रखा। इसमें महिलाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन इसमें एक व्यक्ति को जाना जाता है जिसका नाम है, आप लोगों को बताना है कि उनका क्या नाम है। चिपको आंदोलन, उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। योगदान तो बहुत सारे व्यक्तियों का है, लगभग 27 महिलाएं इसमें वीर गति को प्राप्त हो गई थी, 27 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी इसके अंदर। ऐसे में इन महिलाओं ने एक नारा भी दिया था कि वन जो है वो आधार है हमारा और यदि वन नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा जीवन में? कुछ भी नहीं रहेगा। इस तरह से नारा भी दिया था चिपको आंदोलन का। तो चिपको आंदोलन जो था वो पादप संरक्षण से था। पादप का मतलब पौधों से होता है, तो पौधों के संरक्षण से संबंधित था। ना ही ये बाघ परियोजना से संबंधित था, ना ही ये घड़ियाल परियोजना से संबंधित था और ना ही पादप प्रजनन से संबंधित था। अब आपको ये भी बताना है कि वर्तमान में आई 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी हो गई है, तुरंत बताना है। उससे पहले भारत में अगर हम पहले की बात करें तो पहले 2967 थी, वर्तमान में वो बढ़कर हो गई है 3167, यानी कि 200 बाघों की वृद्धि हुई है। यहां से लेकर यहां तक 200 बाघ बढ़ गए हैं भारत के अंदर। तो ये बड़ी बात है अपने आप में
बाघों की संख्या हो गई है 3167। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? जैव विविधता की बात चल रही है। जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता, जैव विविधता अपने आप में एक जबरदस्त होता है सिस्टम। ऐसे में वह जगह जहां बहुत ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है उन्हें हॉटस्पॉट कहा जाता है। देखिए ये है भारत का दक्षिणतम क्षेत्र, ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से 8.4 डिग्री भारत की दूरी है। ऐसे में जब यहाँ से हवाएं उठती हैं मानसून की, तो वो भारत में प्रवेश करती हैं। जो ये वाली हवाएं होती हैं, ये अरब सागर की कहलाती हैं और ये अरब सागर का मानसून होता है। यह बंगाल की खाड़ी का होता है और बंगाल की खाड़ी में जाने के बाद यह बंगाल की खाड़ी, फिर यह भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंच जाता है। ऐसे में सबसे पहले भारत में आने वाला जो राज्य है वो केरल है और केरल में ही सबसे पहले बारिश करता है। केरल की साइलेंट वैली में सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा का मतलब है कि यहाँ सबसे पहले बारिश करता है और लगातार करता रहता है। लेकिन यदि सबसे अधिक की बात करें तो वो मेघालय में होती है। लेकिन यहाँ पश्चिमी घाट पर लगातार मानसून उठकर बारिश करता रहता है वर्ष भर। इसीलिए ये वाला जो क्षेत्र है ये हमेशा बारिश होती रहती है और इस पूरे क्षेत्र पर सर्वाधिक बारिश होती है। जब सर्वाधिक बारिश होगी तो सर्वाधिक पेड़ पौधे उगेंगे, सर्वाधिक पेड़ पौधे होंगे तो सर्वाधिक जीव जंतु होंगे और सर्वाधिक जीव जंतु और पेड़ पौधों को मिलाकर वहां पर बनेगी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। इसीलिए सर्वाधिक जैव विविधता हमारे पश्चिमी भारत के, पश्चिमी अर्थात प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट पर पाई जाती है। ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। इन दोनों घाटों को बांटा गया है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। और ये पूरा वाला विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है जो इसको अलग करती है। ये वाला प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है और ये वाला ऊपर का जो है वो स्थलीय भारत कहलाता है। इसके 3 और जल है, इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय कहा जाता है। इधर इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में जो है पश्चिमी घाट अर्थात अरब सागर और नीचे हिंद महासागर। 3 और जल, 1 और स्थल, इसीलिए सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है पश्चिमी घाट। भारत का सबसे फेमस प्रश्न है ये परीक्षाओं में आने वाला कि पश्चिमी घाट पर सर्वाधिक पाई जाती है, क्या पाई जाती है? बायोडाइवर्सिटी। पश्चिमी घाट इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार से है, प्रसिद्ध चरकुरा नृत्य संबंधित है अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रज भूमि से या फिर रोहेलखंड से? तो चरकुला नृत्य जो है वो मटके रखकर जो है वहां के लोगों के द्वारा खुशी का माहौल जाहिर किया जाता है। ऐसे में ये जो मनाया जाता है, ये आप लोगों को मैं बता दूं, ये ब्रज भूमि में मनाया जाता है। ये ब्रज भूमि में बहुत बड़े स्तर पर व्यक्ति जो है वो मटके रखकर सर पर, ऐसे बड़े बड़े मटके रखकर कई कई और डांस करते हैं। तो इसी को ब्रजभूमि के अंदर चरकुला के नाम से जाना जाता है। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित की गई थी। तो कल्याण पत्रिका जो है वो प्रकाशित की गई थी कहां से, आप लोगों को बताना है। मथुरा से की गई थी, ऋषिकेश से, गोरखपुर से या बनारस से? बनारस के पुराने नाम की अगर हम बात करें तो बनारस का पुराना नाम था काशी। ऐसे में गोरखपुर, और गोरखपुर जो है वो विधानसभा क्षेत्र है किसका? योगी आदित्यनाथ जी का। और योगी आदित्यनाथ जो है वो वर्तमान में क्या है? वो वर्तमान में सीएम है। और सीएम कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश का ही एक जिला पड़ता है गोरखपुर, जहां से कल्याण पत्रिका को छापा गया था। ऐसे में इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है? किस फसल में नहीं है पूछा गया है। तो नहीं है में से एक फसल में बताना है कोई सी, बाकी 3 फसलों में प्रथम स्थान पर है। आलू में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, गन्ने में भी प्रथम स्थान पर है और गेहूं में भी प्रथम स्थान पर है। तो ऐसे में आप लोगों को बताना है तो द्वितीय स्थान पर कौन सा है? यहाँ पर आ गया। यहाँ पर अगर हम प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान पर यहाँ पर पश्चिम बंगाल आ जाता है। पश्चिम बंगाल धान उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। धान के मौसम में पश्चिम बंगाल में होने वाली वर्षा को काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान रखना है, काल वैसाखी कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में होती है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल की सीएम क्या, यदि नाम की बात करें तो ममता बनर्जी है, ये भी ध्यान रखना है। और पश्चिम बंगाल की सीमाएं किस किस देश से लगती है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। धौलपुर पावर परियोजना का आधारित रूप क्या है? धौलपुर, धौलपुर पावर परियोजना की बात चल रही है। तो धौलपुर कहाँ, लिग्नाइट पर है, पानी पर है, सौर ऊर्जा पर है या गैस पर है? तो गैसों पर बनने वाली ऊर्जा को धौलपुर पावर परियोजना के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो आप लोगों को बताना है। देखिए अगर हम बात करें प्रथम प्रशासनिक आधार, प्रथम प्रशासनिक
प्रथम प्रशासनिक आयोग। तो प्रथम प्रशासनिक आयोग की अगर हम बात करें तो 1967 के आसपास इसको बनाया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1969 में दी थी और इसकी जो अध्यक्ष बने थे वो हनु मैथैया बने थे। अध्यक्ष के रूप में मैथैया हनु मैथैया बने थे। और यदि इसके हम बाद में बात करें तो मुख्य व्यक्ति थे इसके अंदर वो एमसी शीतलवाड़ थे। एमसी शीतलवाड़ एमसी शीतलवाड़ थे। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के आधार पर ही भारत में लोकायुक्त की बात की गई थी। लेकिन अगर हम बात करें सरकारिया आयोग तो सरकारिया आयोग ने जो था अंतः राज्य परिषद की बात की थी। अंतः राज्य परिषद। तो अंतः राज्य परिषद बनाने की जो बात की थी वो किसने कही थी? सरकारी आयोग ने। इसका मुख्य कार्य अगर हम बात करें तो दो राज्यों के बीच में किसी प्रकार का विवाद ना हो और यदि विवाद हो जाए तो उसे कैसे निपटाया जाए इस बारे में इसने बात की थी सरकारी आयोग ने। दो राज्यों को आपस में भूमि को लेकर, नदी के पानी को लेकर विवाद हो सकता है। आज वर्तमान में नदियों के पानी को लेकर बहुत सारे राज्यों में विवाद की स्थिति चल रही है, जैसे कावेरी नदी जल विवाद हो गया, व अन्य विवाद आते रहते हैं। न्याय दर्शन। भारत के अंदर अगर दर्शन की बात करें तो 6 प्रकार के दर्शन है और इन दर्शनों की अगर हम बात करें तो इन्हें जो माना जाता है वो ऋषि गौतम के द्वारा माना जाता है। दर्शन, न्याय दर्शन क्या है? महर्षि गौतम अर्थात ऋषि गौतम के द्वारा माना जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो विद्यार्थियों सभी देखेंगे 36 निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? देखिए मध्य प्रदेश से निकल रही है और खंबात की खाड़ी में जा रही है। ऐसे में खंबात की खाड़ी में जाकर गिर रही है। खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी कहाँ पड़ती है? खंबात की खाड़ी गुजरात में पड़ती है। गुजरात में पड़ती है। ऐसे में अरब सागर में जाकर गिर रही है। तो हम बात कर रहे हैं, देखिए लूनी नदी। लूनी नदी तो नहीं है क्योंकि लूनी नदी तो कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। माही नदी, इसका सही उत्तर होगा माही नदी। तो माही नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसका सही उत्तर होगा माही नदी। नेक्स्ट बात करते हैं, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? यूरोप के अंदर सबसे बड़ा व्यापारिक संगठन है यह। और यदि इसकी स्थापना की बात करें हम तो इसकी स्थापना हुई थी 1957। और इसका जो मुख्य, इसके अंदर टोटल 27 देश आते हैं वर्तमान में यूरोप के। और सभी के सभी देश कैसे हैं? व्यापारिक देश हैं। व्यापारिक संगठन है, बहुत बड़ा अपने आप में यूरोप का। और इनमें से अभी हाल ही में कुछ साल पहले 12 देशों ने एक हस्ताक्षर किया और यूरो को अपनी मुद्रा बनाया। यूरो को अपनी मुद्रा बना लिया। ऐसे में बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी, ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है? तो जयप्रकाश नारायण जेल से भागकर 1942 के आंदोलन में पहुंच गए थे, भारत छोड़ो आंदोलन में। और इस भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भूमिगत रहकर, अंडरग्राउंड रहकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था और इस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी कभी बनती नहीं थी। जयप्रकाश नारायण ने 1950 में एक योजना दी थी जिसको कहा जाता है सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना, इस योजना के अंतर्गत उन्होंने ये भी कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू, तो पीटी नेहरू से उन्होंने कहा था कि नेहरू साहब आप एक दिन में इतना खर्च करते हैं, इतने में तो भारत के बहुत सारे लोगों को खाना एवं भोजन एवं कपड़े एवं उनका जीवन स्तर सुधर सकता है। ऐसे कैसे किसी देश का विकास होगा जिस देश का प्रधानमंत्री इतना खर्च करता है? ये जयप्रकाश नारायण जी के शब्द थे। लेकिन समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं। अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, वो भी भारी भरकम खर्च करते हैं। तो ऐसा उन्होंने उस समय सोचा था और वर्तमान में भी यही स्थिति है। तो यदि हम बात करें तो इस तरह के बुद्धिजीवी हमेशा ही सही समाज में रहे हैं जिन्होंने समाज के हित की बात की है और उन्होंने तर्क रखे हैं। ये तर्क होते हैं जो सभी रखते हैं, विपक्ष भी रखते हैं और पक्ष भी रखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा जो है, इसका सही उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें एक विशिष्ट पहचान मिली थी। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र में सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो देखिए ये है पृथ्वी, ये है विषुवत रेखा, ये है उत्तरी गोलार्ध
उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। ऐसे में अगर हम बात करें तो पृथ्वी का सबसे निकट स्थान जो है वो उत्तरी ध्रुव को माना जाता है। तो ध्रुव जो है वो उत्तरी को, और सबसे दूरी की अगर हम बात करें तो विषुवत रेखा सबसे दूरी होती है, सबसे दूरी और सबसे निकट। तो सबसे निकट जो है वो उत्तरी है केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से सबसे कम जो है वो उत्तरी ध्रुव है, और सबसे दूर की अगर बात करें तो ये उठा हुआ पार्ट है जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, कुनैन वो कौन से वृक्ष से प्राप्त होता है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा वृक्ष होता है जिससे कुनैन का तेल अर्थात ऑयल प्राप्त होता है, आप लोगों को बताना है प्रिय विद्यार्थियों। तो ये होता है सिनकोना। सिनकोना का एक वृक्ष होता है जिसकी छाल से कुनैन अर्थात मलेरिया की औषधि बनाई जाती है। ये इसका सही जवाब होगा सिनकोना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न पढ़िएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा इसका। इसका सही उत्तर होगा निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, अपने आप में अच्छा प्रश्न है। आप लोगों को बताना है कौन थे वो। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक महान व्यक्ति है जिनका नाम है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, और केशव चंद्र सेन ने ही 1857 में ब्रहा समाज की बागडोर संभाली, की बागडोर। ऐसे में ये ब्रहा समाज वही है जिसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 में हुई थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय। अब ऐसे में राजा राम मोहन राय की 1833 में मृत्यु हो गई, इसलिए जो द्वारिकानाथ टैगोर थे उन्होंने अपने बेटे देवेंद्रनाथ टैगोर को ब्रहा समाज की बागडोर दी, और फिर देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है उसकी बागडोर दे दी किसको? केशव चंद्र सेन को। लेकिन केशव चंद्र सेन इसे सही प्रकार से चला नहीं पाए, इसीलिए ब्रहा समाज 1865 में 2 भागों में बट गया, और फिर इन्हीं केशव चंद्र सेन ने एक अलग समाज की स्थापना करवाई आत्माराम पांडुरंग से, जिसका नाम था प्रार्थना समाज। 1867, और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था आत्माराम पांडुरंग। तो यह वही व्यक्ति थे केशव चंद्र सेन जिन्होंने महर्षि दयानंद को यह कहा था कि दयानंद जी आप अपने जितने भी उपदेश हैं उनको संस्कृत की बजाय हिंदी में कीजिए, और इसीलिए दयानंद जी ने इनसे प्रेरित होकर अपनी जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश उसको हिंदी में प्रकाशित किया, हिंदी में छापा। ये पीसीएस का प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश कौन सी भाषा में है? तो केशव चंद्र सेन के कहने पर ही महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में प्रकाशित किया। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई केशव चंद्र सेन। ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा विवाह पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। ऐसे में इन्होंने विधवा विवाह सबसे पहले करवाया था कहां? सबसे पहले इन्होंने 1856 में कराया था पश्चिम बंगाल के अंदर। तो ये भी ध्यान रखना, ईश्वरचंद विद्यासागर भी एक महान व्यक्ति हैं जिन्हें जाना जाता है। और ऐसे में आगे हम बात करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, मैंने बता दिया है आपको, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम है। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने वहमनियों से गोवा को छीना था। तो विजयनगर साम्राज्य की अगर आपसे स्थापना पूछी जाए तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी वो 1337 में हुई थी, और 1337 में किसने की थी? हरिहर प्लस बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी, और इसमें बुक्का जो था वो प्रथम पहले नंबर का राजा बना था, और हरिहर था वो प्रथम दूसरे नंबर का राजा बना था। इसीलिए इसका सही उत्तर होगा हरिहर प्रथम, जो बुक्का के बाद में राजा बना, और इसी ने बहमनियों से गोवा को छीन लिया। बहुत जबरदस्त प्रश्न है अपने आप में। फिर उसके बाद पुर्तगाली गोवा पर अधिकार करेंगे, और सबसे पहले पुर्तगाली जो है गोवा को छीनेंगे यूसुफ आदिल शाह से 1510 में, और 1510 में छीनने के बाद में गोवा पर कब्जा करेंगे। 1530 में इसे अपनी राजधानी बनाएंगे, और राजधानी बनाने के बाद इससे जाने का नाम नहीं लेंगे, और 1961 में भी जब इन्हें जाने के लिए कहा जाएगा तो नहीं जाएंगे,
फिर एक ऑपरेशन चलाकर इन्हें सरकार भगाएगी यहाँ से, और उस ऑपरेशन का नाम है विजय। ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों को यहाँ से भगाया जाता है और गोवा को मुक्त कराया जाता है। तो गोवा को मुक्त कराया गया पुर्तगालियों से कब? 1961 में। कौन से ऑपरेशन से? विजय ऑपरेशन से। राजधानी कब बनाया था पुर्तगालियों ने? 1530 में। छीना कब था? 1510 में। तो ध्यान रखेंगे, गोवा के अंदर ही सबसे पहले चर्च की स्थापना की थी, गोवा के अंदर ही सबसे पहले पुर्तगाली न्यायालय की स्थापना की थी, और गोवा के अंदर ही पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रेस की स्थापना की थी। ये अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। भारत के उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? और भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं ऐसा, संसद कर सकती है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कर सकते हैं जिनको सीजेआई कहते हैं, या विधि आयोग कर सकता है, लॉ कमीशन। तो ऐसा केवल एक ही पावर कर सकती है और उसका नाम है संसद। और अगर आपसे पूछा जाए कि संसद कौन से आर्टिकल में है, तो संसद 79 में है। और संसद के अंदर जो है आपको बताना है, अगर आपसे पूछा जाए कितने सदन होते हैं, तो आपको बताना है 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन होता है और लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन होता है। इसे भंग भी किया जा सकता है लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसमें वर्तमान सदस्यों की अगर हम बात करें तो वर्तमान सदस्य इसके अंदर 245 हैं, और यदि इसके अंदर वर्तमान सदस्यों की बात करें तो इसके अंदर वर्तमान में 543 सदस्य हैं। ध्यान रखेंगे, संसद के अंदर संसद का एक अभिन्न अंग भी होता है और उस अभिन्न अंग को कहा जाता है राष्ट्रपति। और अभिन्न अंग वो इसलिए होता है क्योंकि जो भी विधेयक इन दोनों सदनों में प्रस्तुत होता है वो राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं और हस्ताक्षर करने के बाद ही वह बनता है बराबर कानून। इनके बिना हस्ताक्षर के वह कानून नहीं बनता है। इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा, संसद। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अपनी पहली बैठक की तिथि से, पंचायत के चुनाव कराने की अधिसूचना जारी होने की तिथि से, चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से, निर्वाचित सदस्यों द्वारा पद की शपथ लेने की तिथि से। तो जिस दिन पहली बैठक की तिथि होगी उसी दिन से पंचायत को 5 साल के लिए चुना जाएगा। और यदि हम पंचायत की बात करें तो पंचायत का जिक्र कहाँ कहाँ हुआ है ये भी देख लीजिएगा। भाग नंबर 4 के अंतर्गत डीपीएसपी आते हैं, और डीपीएसपी के अंदर कई बार पूछा गया है कि इसमें पंचायत का जिक्र किया गया है आर्टिकल नंबर 40 में। आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम स्तर पर एक पंचायतों का गठन किया जाएगा, और उसके बाद आप लोगों को बताना है भाग नंबर 9 में, और भाग नंबर 9 में पंचायत का जिक्र किया गया है और वो किया गया है 243 आर्टिकल में। तो 2 आर्टिकल, एक तो 40 और एक 243। अब हम बात करते हैं कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था वो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया था। और ऐसे में पंचायती राज की व्यवस्था की गई। भारत में पंचायती राज का जनक जो कहा जाता है वो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना की अगर बात करें तो 1957 को बलवंत राय समिति बनी थी। इसने 1959 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और 1959 में सबसे पहली पंचायत का व्यवस्था जो है राजस्थान के नागौर जिले के बगदारी गांव में की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश में अंतरिक्ष मलबे के समन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए सीजियान, चिंगपियान, हेनियान, इस तरह के जब भी शब्द आ जाएं तो समझ लीजिएगा एक ही इसका सीधा सा उत्तर लगा दीजिएगा, चिंगपोंगटिंग, चीन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का 67वां जो समारोह था उसे रजनीकांत को सम्मानित किया गया है। रजनीकांत जो है वो दक्षिण भारत के एक फेमस स्टार हैं, दक्षिण भारत के अंदर फिल्म स्टार हैं, बहुत बढ़िया अभिनेता हैं, एकदम झटका वटका मार के फिल्म बनाते हैं, और ऐसे में चश्मा जो है उड़ा के हवा में लगा देते हैं और एक ही गुस्सा मार के जो है भूकंप ला देते हैं दक्षिण भारत में। बहुत जबरदस्त आदमी है ये। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच कोंकण शक्ति 2021 का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? तो आप लोगों को बताना है, कोंकण शक्ति अभियान की बात चल रही है यहाँ पर। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। भारत और ब्रिटेन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। भारत और ब्रिटेन के अंदर कोंकण तटीय हुआ। ब्रिटेन की अगर बात करें तो देखो, ब्रिटेन का ही भारत पर अधिकार था, ब्रिटेन से ही भारत में अंग्रेज आए थे, और ब्रिटेन के अंदर ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, और यही कंपनी भारत में
पहली बार 1608 में आई थी। 1608 में आने के बाद इसने भारत पर अधिकार किया और फिर 1947 में बड़ी मुश्किल से भारत से जाने का नाम इसने लिया, जब इसको लगने लगा कि अब दिन गर्दिश के आने वाले हैं। हाल ही में यूरोपीय संसद शीर्ष सम्मान सुखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ वाट से अलेक्सी नवाल्नी को सम्मानित किया गया है। वह किस देश की नागरिक हैं? तो अलेक्सी नवाल्नी, ये नाम याद रखना और फिर इस पुरस्कार का नाम याद रखना। ये दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी, करंट अफेयर्स के सवाल हैं, 2022 एवं 2023 से संबंधित है। वीडियो के एग्जाम में बहुत जबरदस्त है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम जो है वो 2023 के जून में है, 26 जून और 27 जून को है, बढ़िया तैयारी करते रहिएगा। इसका उत्तर होगा रूस, और रूस के अंदर इस समय कौन है? व्लादिमीर पुतिन। 50वां और अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संरक्षित क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो देखिए, ये तो पीछे आ गया है प्रश्न, ये दोबारा से टाइप हो गया है, इसमें पश्चिमी घाट है इसका, पश्चिमी घाट। तो ये 2 बार आ गया है प्रश्न दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। 50 प्रश्नों के साथ में आप लोगों की क्लास पूरी हुई। तो बेहतरीन प्रश्न है, रिवीजन कीजिएगा, लगातार जुड़े रहिएगा। प्रतिदिन ऐसे ही टेस्ट को केवल बिस्तर पर लेटकर, बस में यात्रा करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए, क्लास में कहीं भी आप लोग देख सकते हैं मोबाइल के माध्यम से, और प्रश्नों को पहचान सकते हैं, कुछ चीजें याद कर सकते हैं। अगर आपके पास समय का अभाव है तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप प्रैक्टिस सेट बैठे बैठे फोन में लगाइएगा, क्योंकि आपके पास समय का अभाव हो सकता है लेकिन फोन का अभाव नहीं हो सकता है, और उसके अंदर इंटरनेट का अभाव नहीं हो सकता है। तो उसका सदुपयोग कीजिए और लगातार अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाइएगा। मिलते हैं फिर से नई क्लास में, क्लास नंबर 3 में, कल शाम 6 बजे। जय हिंद, जय भारत।